बहू बनी पंचाली जैसी कलकत्ता एक्सप्रेस श्यामापुर में रुकी एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वह ट्रेन की जनरल बोगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है। अंदर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई शरणार्थी कैंप। ट्रेन में टहलने की भी जगह नहीं थी। उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और उसने शौचालय का दरवाज़ा बंद कर लिया। लड़की, बस यहाँ से निकल जाऊँ मैं, किस तरह यहाँ से निकल जाऊँ मैं, किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहाँ 1 मिनट के लिए ही रुकी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वह लड़की जिसका नाम रूपा था, उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी और वह मन ही मन एक उत्सव मना रही थी। उत्सव, आज़ादी का उत्सव, स्वतंत्रता का। रूपा में मुक्त हो गई मैं उस नरक से। रूपा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वह मकान का काम करती तो कभी पुल का तो कभी सुरंग बनाने का। रूपा की माँ बीमार भी रहा करती, इसलिए उसने घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब रूपा 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, रूपा माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी आ जा सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही रूपा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिहाड़ी मिस्त्री थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गति के बीच रहा था। रूपा 15 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। रूपा की माँ कविता उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। रूपा, ये दवा पी ले, दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी। कविता, दवा तो सालों से ही खा रही हूँ बेटी, अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने से पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी कविता रूपा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन रूपा की दूर की बुआ कविता के घर आई। बुआ, अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में रूपा की बुआ रूपा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। कविता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी रूपा की किस्मत इतनी अच्छी है। बुआ, अरे कविता, कितनी बार कहूँ, उन्हें मैंने देख दी है रूपा की फ़ोटो। रूपा उन्हें बहुत पसंद है। कविता, और लेन देन। बुआ, फिर वही बात, अरे कहाँ ना, अभी लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए। बस 2 जोड़ी में रूपा को विदा कर दे। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुखी दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से देखता है। कविता का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक
रूपा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ। जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। कविता बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफ़ें देखी है। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक के सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। अपनी माँ की ढेर सारा आशीर्वाद लेकर रूपा अपने पति रवि के घर श्यामपुर गई। रवि के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। रवि की माँ सुमन देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही रूपा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ रूपा से कह दिया, सुमन, रूपा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे श्यामपुर में सुमन देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहाँ होगी उसे आँख मूंद कर स्वीकार कर लेना। और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर रूपा का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले जब सुमन देवी रूपा को देखने उसके घर गई थी और रूपा ने उसके पांव छुए थे तो सुमन, अरे तुम मेरे पांव छुओगी बेटी? देखो तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहां बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। रूपा बेटी, बस एक ही बात मुझसे कहना चाहूँगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। रूपा, ज़रूर बताऊंगी माँ जी। सुमन, और हाँ, ये लो 2 लाख रुपये हैं, इसे तुम रख लो। शादी विवाह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इस पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना। महंगी साड़ी गहने जो भी लेना हो ले लेना। महंगी साड़ी गहने जो भी लेना हो, अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। कविता की तरह रूपा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन रूपा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है, उसकी उसी किस्मत ने अपनी नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्महत्या को दर्द देने वाली है। शादी के 1 सप्ताह बाद की बात है। रवि शहर गया हुआ था और उस दिन सुमन देवी ने रूपा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। रूपा, ये क्या कर रही है आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं। मैं यह नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ है आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं। सुमन, रूपा, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। रूपा, अरे अजीब जिद्दी है आप, क्या दिमाग खराब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझसे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही है? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं यह नहीं करूँगी। और आने दीजिए आपके बेटे रवि को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। रूपा की इस बात पर सुमन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चाटा रूपा के गाल पर मारा। सुमन, सुन, रवि मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है, प्यादा। और उस प्यादे के कारण ही तो मैं यह दुनिया सालों से चला रही हूँ। सुमन देवी एक बदमाश औरत थी।
श्यामपुर में उसका काफ़ी दबदबा था। वह लड़कियों का व्यवहार किया करती, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा रवि पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन सुमन देवी ने नरक की तरह बना दिया था और जिससे भी उस नरक से निकलने की कोशिश की। सुमन, रोहन, रोशन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की। इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमने गद्दारी करने वालों को दी गई है। सुमन के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती है। सुमन के इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। रूपा उनके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में यह आई रूपा पंचाली बन गई थी। वो हर दिन घूट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वह वहां से भाग निकली। इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक रूपा के कमरे में गया। ग्राहक, अरे सुमन देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो रूपा कहाँ है? सुमन, रूपा अपने कमरे में है। और कहाँ है? ग्राहक, वह अपने कमरे में नहीं है। यह सुनकर सुमन देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर रूपा के कमरे में गई तो वह नादार थी। सुमन, अरे मूर्ख खोरो, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो रूपा भाग गई, लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर सुमन देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। रूपा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन रूपा तो वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। रूपा पूरे 3 साल उन राक्षसों के पास रही और इन 3 सालों में उसने सबकी नज़र से बचकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया। उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब सुमन देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा, सुमन, अरे बाप रे बाप, वह लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था कि वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो सुमन देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं रूपा पुलिस को उसका राज ना बता दे। लेकिन उधर रूपा ने सुमन देवी के पूरे गिरोह को ख़त्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहां से भागने के पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। एक रोज़ जब सुमन देवी के कहने पर उसका रसोइया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और सुमन देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जाकर खाक हो गई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।